हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की जो 10 अगस्त की जितने भी शिफ्टों में जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको समावेश देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल में 10 अगस्त को पूछे गए जीके के क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बिना समय खराब करते हुए आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद जो चौरसिया है उनका संबंध बांसुरी से है। और अब बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया से, तो इनसे अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर यहाँ से पुटअप कर सकता है उनके ऊपर बात करें तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया था। और पद्म विभूषण की बात करें तो सन 2000 के अंदर हरिप्रसाद चौरसिया को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनके अलावा बांसुरी वादक और कौन कौन से प्रमुख हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं तो उनमें नाम आता है एन लीला का। जी हाँ, एन लीला ये भी भारत के मशहूर बांसुरी वादक है। पन्नालाल घोष भी और राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामनी है, ये भारत के प्रमुख बांसुरी वादक हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। या इस प्रकार की खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम क्या क्या है? तो फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी है जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम है। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड और किस प्रकार से आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे। जी हाँ, भारत रत्न जो दिया गया उनमें सबसे पहले विदेशी व्यक्ति थे जो भारत के अलावा और कहीं कोई किसी दूसरे देश से संबंध रखते थे, वह है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब चलिए अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो इन्हें 1985 में नोबेल का शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया जा चुका है। तो दोस्तों, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाली एग्जाम में यहाँ से छप सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में, उन सभी का हम यहाँ पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में खेला गया था। जी हाँ, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। कब खेला गया था? तो 5 जनवरी 1971 को। जी हाँ, पहला जो क्रिकेट मैच खेला जाता है वह 1971 के अंदर खेला जाता है। कौन कौन सी टीमों के मध्य खेला जाता है? तो दोस्तों, यहाँ से हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये खेला जाता है पहला मैच 5 जनवरी 1971 को। और मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड पे ये खेला जाता है। पहले मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। जी हाँ, पहला मैच जो होता है उसमें जो विजेता टीम रहती है वह ऑस्ट्रेलिया रहती है। और इस पहले मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो दोस्तों, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी है जॉन एंड्रेस, जी हाँ, उन्हें वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच से खिताब से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि जो पहला जो वनडे मैच होता है वह कितने ओवरों का होता है। अभी वर्तमान प्रारूप की बात की जाए तो जो एक दिवसीय मैच वनडे इंटरनेशनल मैच होता है वह 50-50 ओवर का होता है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी 1971 में तब ये मात्र 40-40 ओवर के हुआ करते थे। जी हाँ, 40-40 ओवर के ये है जो क्रिकेट मैच हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि भारत ने पहला वनडे मैच कब खेला था? तो टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे मैच 1974 में खेला था और इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। जी हाँ, भारत का यदि भारत से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1974 के अंदर भारत ने पहला वनडे मैच खेला था। और कौन सी टीम के खिलाफ खेला था? तो जी हाँ, इंग्लैंड टीम के खिलाफ। जी हाँ, इंग्लैंड टीम के खिलाफ पहला मैच खेला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केरल में केवल महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो केरल का दोस्तों मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने किस विजयनगर शासक की बेटी से विवाह किया था? तो जो बहमनी शासक के यहाँ पे शासक हुआ करते थे ताजुद्दीन फिरोज, उन्होंने विजयनगर शासक के थे देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। चलिए
अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जनगणना से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर है वह है 17.64% रही है। तो ये इस प्रकार से जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पे शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। तो जनगणना का एक सेपरेट सेशन आप सभी के लिए बनाया गया है। यदि वह आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से अपना 1 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 1.64% है जो कि वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि दर रही। और जो 2011 की जनगणना होती है वह ओवरऑल बात की जाए तो 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद यह 7वीं जनगणना थी। जी हाँ, 2011 की जो जनगणना होती है उसके ऊपर बात करते हैं तो ओवरऑल वह 15वीं जनगणना है। और यहाँ पे स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जाती है तो वह 7वीं जनगणना है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राज्य पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों जो राज्य पर्व त्योहार मनाया जाता है वह उड़ीसा राज्य में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये दोस्तों जो मानसून की शुरुआत होती है और पृथ्वी की नारित्व का जश्न मनाने के लिए उड़ीसा के अंदर एक अनोखा त्यौहार मनाया जाता है, उसे राज्य पर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के जो है आदर्श कौन से देश से लिए गए हैं या कहाँ से लिए गए हैं? तो हम बात कर रहे हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो शब्द है वह कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति से। जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति से यह शब्द लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के आदर्श फ्रांस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं रथ यात्रा किस भगवान के लिए निकाली जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी हाल ही के अंदर जो उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ की, जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई है। तो ये जो रथ यात्रा निकाली जाती है वह भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है। और प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को कार महोत्सव भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे कार महोत्सव भी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार भी रथ यात्रा न देकर कार महोत्सव भी पूछ सकता है कि कार महोत्सव कहाँ पे निकाला जाता है या किस भगवान की यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और इस रथ यात्रा के उपनाम कार महोत्सव या रथ उत्सव भी इसके नाम से जाना जाता है। और भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसे क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ से पूछा जा चुका है। तो भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। तो समस्त एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाली शिफ्टों में दोस्तों एग्जामिनर होता है जो एक टॉपिक के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले होते हैं वह एक टॉपिक के आसपास के जो टॉपिक पूछे जाते हैं उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पे फुल एनालिसिस करवाया जाता है और जो एनालिसिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह क्वेश्चन तो 100% रियल बताए जाते हैं। उसके साथ में आपको अन्य फैक्ट के माध्यम से और बताया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, वह है ITCZ किस संबंध है? तो इसका संबंध क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो हम बात करते हैं ITCZ, तो इसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहा जाता है। जी हाँ, ITCZ का यहाँ पे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ होता है जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है। जी हाँ, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, उसके आसपास का क्षेत्र है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें एक साथ यहाँ आती है। जी हाँ, यहाँ से पवनें चलकर यहाँ आती है उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से और यहाँ पे भूमध्य रेखा पे आती है। तो इसे ITCZ क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसकी विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों मणिपुर का यहाँ पे नर्तक है थोकचोम इबेमुबी देवी है। इन्हें मणिपुरी नृत्य के लिए 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बंदरगाह को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है? तो बंदरगाह को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो जहाजरानी मंत्रालय
मंत्रालय ने 31 जुलाई 2015 को यहाँ पे एक सागरमाला परियोजना जो शुरुआत की जाती है, और यह केंद्र द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो दोस्तों बंदरगाहों को जोड़ने वाली और इनके आधुनिकीकरण के लिए जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा 31 जुलाई 2015 को एक परियोजना की शुरुआत की जाती है। उसका नाम है सागरमाला परियोजना। जी हाँ, सागरमाला परियोजना उसका नाम है, और दोस्तों इसकी शुरुआत है जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बंदरगाहों को जोड़ने के लिए या बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है? तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। जी हाँ, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल में 443 केल्विन से अधिक में संधारित H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण से डैश प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब एथेनॉल को हम 443 डिग्री, जी हाँ 443 डिग्री केल्विन पे यहाँ पे गर्म करते हैं और सांद्रित H2SO4 इसमें मिलाया जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे इथीन प्राप्त होती है। जी हाँ, इथीन यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में इथीन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, असगरी बाई का संबंध किससे है? तो असगरी बाई है जो द्रुपद ख्याल है जो कि पंडावनी में करती है। जी हाँ, द्रुपद ख्याल पंडावनी असगरी बाई का संबंध है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ क्या है? तो आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य लाभ की बात करें तो ये एक ऐसी नीति है जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू उत्पादित वस्तुओं के साथ बदलना है। इसमें स्थानीय पवनों उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप शामिल होता है। तो यह आयात प्रतिस्थापन नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में होते हैं उसमें स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता है। जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल है उन्हें पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाते थे। और राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में इनका आयोजन हुआ है वह इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। जी हाँ, और इसमें ही दोस्तों जो मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है वह इंग्लैंड बर्मिंघम में जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है 1878 में लागू होता है, और इस एक्ट है जो स्थानीय भाषा में पत्रकारिता पर अंकुश लगाने वाली एक एक्ट है जो कि लॉर्ड लिंटन के समय में 1878 में आती है। तो दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है किसके समय लागू होता है? तो लॉर्ड लिंटन के समय। जी हाँ, लॉर्ड लिंटन के समय ये लागू होता है 1878 में। जी हाँ, 1878 में लॉर्ड लिंटन के समय ये लागू होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण को 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो शोभना नारायण को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इसके अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं तो सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो कि ओडिशा में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली महिला थी। तो यह भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो वह है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साहा, जो कि अभी हाल ही में 2022 में निर्वाचित होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, गोगा नवमी का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आप कंफर्म कीजिएगा एक बार कि यहाँ पे गोगा नवमी से पूछा गया है या गोगा त्यौहार। इस प्रकार से दोस्तों स्टूडेंट के क्वेश्चन मिले हैं कि गोगा त्यौहार या गोगा नवमी। तो अब गोगा त्यौहार पूछा है या गोगा नवमी त्यौहार पूछा है, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गोगा आज की शिफ्ट में गोगा त्यौहार से क्वेश्चन आया है या गोगा नवमी से त्यौहार से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे गोगा नवमी त्यौहार है जो कि राजस्थान में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कवर करके जाइएगा इस टॉपिक को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 68 से 70% रहती है। जबकि हम शहरी जनसंख्या की बात करें, जी हाँ शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या यहाँ से 32% होने वाली है। जी हाँ 32% शहरी जनसंख्या है। अब बात करते हैं राज तरंगिणी में कहाँ का इतिहास देखने को मिलता है? तो दोस्तों राज तरंगिणी है कि यह कल्हण के द्वारा लिखी गई है। जी हाँ कल्हण के द्वारा ये लिखी गई है और इसमें दोस्तों कश्मीर का यहाँ पे
इतिहास देखने को मिलता है। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो जैनुल आबिदीन ने यहाँ पे राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था। और इस राजतरंगिणी के लेखक हैं जो कि कल्हण है, और इन्होंने ही यहाँ पे कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विजयनगर की स्थापना के वक्त दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहाँ होती है? तो 1336 ईस्वी में। जी हाँ, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर व बुक्का के द्वारा की जाती है। जी हाँ, हरिहर व बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और यहाँ पे इसके तत्कालीन जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है जो कि इसके समकालिक यहाँ पे सुल्तान हुआ करते थे। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वह है ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों जो वर्तमान में जीटी रोड है, जी हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसे दोस्तों वर्तमान में जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुराने एवं सबसे लंबे मार्गों में से एक है। जब दोस्तों इसकी शुरुआत की जाती है तो 2 सदियों से अधिक तक इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों को जोड़ा था। और यह दोस्तों हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर, जी हाँ, बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। तो दोस्तों ये जो है तो शुरुआत की बात है कि शुरुआत में ये दोस्तों बांग्लादेश से लेकर, बांग्लादेश के चटगांव से लेकर दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये जो है ग्रेट ट्रंक रोड जिसे बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा जाती है। लेकिन ये वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल से लेकर, जी हाँ, पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक ही है जीटी रोड है जो कि वर्तमान में स्थित है। और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लाडली योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो लाडली योजना की शुरुआत कब की जाती है? तो 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की जाती है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2007 को इसकी शुरुआत की जाती है। और ये किस राज्य की परियोजना है? तो मध्य प्रदेश राज्य की परियोजना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, वह 1 अप्रैल 2007 में की थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो घेरिया नृत्य है जो है दिवाली त्यौहार के दौरान माताजी या देवी अम्बा की पूजा करने के लिए गुजरात राज्य के लोग यह नृत्य करते हैं। तो घेरिया नृत्य है तो दोस्तों गुजरात राज्य के लिए, गुजरात राज्य से संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों माताजी या देवी माँ की पूजा करने के लिए दीपावली के समय में यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है। संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आज 10 अगस्त की तमाम शिफ्टों में, जी हाँ, 10 अगस्त की आज के सेशन में हमने बात की। 10 अगस्त को एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम में जितनी भी शिफ्टों में यहाँ पे जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं या आप द्वारा हमें भेजे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे आपको समावेश देखने को मिला है। तो आपको वास्तव में यदि सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है, यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो यहाँ से संपूर्ण एनालिसिस देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो है प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये 5 से 6 नंबर आपको यदि कवर करना है या दोस्तों इससे ज़्यादा कवर करना है तो जिन टॉपिकों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी टॉपिकों को आप कवर करके जाइएगा। जैसे दोस्तों अभी जनगणना से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, जनगणना से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी में जो संविधान के अनुच्छेद है उनसे पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, संविधान में अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो यहाँ पे वंश की स्थापना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यदि एनालिसिस देखते हैं तो आपको खुद को पता चल जाता है कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि अपने
शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन तो आने वाले हैं, और जिन टॉपिकों में आप कमज़ोर हो उनमें यहाँ पे प्रैक्टिस करके आप आगे आने वाली शिफ्टों में दिए एग्जाम है तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं इसी प्रकार और शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।